हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम सब इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि हमने ये स्कूल और कॉलेजेस में परफॉर्म किया हुआ है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे द टिप्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग द आइल्स मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देर आर सम स्टूडेंट्स हु से दैट आई फील कि मेरा ए ऑप्शन भी आंसर जा रहा है, बी ऑप्शन भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। दिस इज़ बिकॉज they have not focused on the main demand of the question. So today we will discuss the points to be considered while you have to attempt the MCQs type of questions. At first, the main focus should be on analyzing the things, like you should be having the complete gist of the passage, that what it is about. So it is very important to read the heading of the passage so that you can get an idea that what my whole passage is about. And then you have, after analyzing the main idea of the paragraph, then you have to read the question. And while reading the question, it is very important to have the main demand of the question, because until and unless you'll not be having that demand, so you'll not be able to pick the correct option. And many of the students do this mistake that they only read the questions और वो options को read करते ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको options को भी read करना है, because आपके पास एक हिंट हो जाता है कि मेरे पास किस रिगार्डिंग वो बात करेगा। टू टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वेयर वन इज आपके पास डिमांड क्लियर होती है दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड। फॉर एग्जांपल मुझे उसने बोला रीटा इज लिविंग एट डैश, सो ऑप्शंस में मेरे पास पहले से एक हिंट आ जाता है कि रीटा कहाँ रहती है, तो ऑब्वियसली वो कोई लोकेशंस देगा। बट सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें मेरे पास क्वेश्चन से डिमांड क्लियर ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रीटा डैश, नाउ मेरे पास एक गेस रह गया कि रीटा के बारे में मुझे क्या देखना है। सो फॉर दैट वी हैव टू स्कैन द ऑप्शंस एंड चूज द वन सिमिलर टू एंड वेरी क्लोज टू द सेंट्रल आइडिया, and then we have to reread the question 2 times so that it remains in the mind while scanning the passages. तो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आपको एक यूनिक कीवर्ड जरूर होगा उसके अंदर, स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में वो वर्ड को मार्क जरूर करना है, क्योंकि उनके सिनोनिम यूज होने का चांसेस बहुत कम होते हैं एंड उससे आप लोकेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब ऐसा होता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी बोला कि ऑप्शंस लग रहे हैं कि ये भी आंसर है, फर्स्ट भी सेकंड भी लग रहा है, थर्ड भी इसके साथ लिंक कर रहा है क्योंकि इसी की बात हो रही है। सो व्हाई योर आंसर्स आर रॉन्ग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस नहीं पढ़े, या ऑप्शंस पढ़े भी तो उन्हें पता नहीं कि क्या चीज़ ढूंढनी है। सो द करेक्ट वे टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कि आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, देन यू हैव टू पिक द मेन डिमांड। एंड मेन डिमांड पिक करने की टेक्निक मैं आज आपको एक सिखाऊंगी, जिसमें आप बहुत इजीली उस चीज़ को पिक कर सकते हो कि मुझे ढूंढना क्या है इस कीवर्ड के बारे में। सो द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू पिक द डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन। लाइक व्हाट आर द डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स? डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो मेरे ऐसे वर्ड जो पूरे स्टेटमेंट के मीनिंग को, सिर्फ एक उस वर्ड की वजह से पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एडवर्ब्स हैं जिनके पीछे हम मोस्टली ly आता है, जैसे ओनली, इमीडिएटली, रेयरली, मोस्टली, करेंटली, ऑफनली, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो मेरे क्वेश्चन की डिमांड को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उसने मुझे क्वेश्चन दिया है दैट करेंटली रिसर्च किसके ऊपर चल रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पैराग्राफ में मेरे पास बहुत सारे चीज़ें दी होंगी कि रिसर्च ए के ऊपर भी चली, रिसर्च बी के ऊपर भी चली, सी के ऊपर भी चली, डी पर भी। बट मेरे क्वेश्चन की मेन डिमांड थी कि करेंटली, करेंटली मीन कि अभी रिसेंटली किसके ऊपर चल रही है। सो ऑब्वियसली मैं सारे पढ़ूंगी, अगर मैंने ये वर्ड पिक नहीं किया करेंटली तो मैं कोई भी ऑप्शन पिक करके लिख दूंगी कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, तभी मुझे डाउट आता है कि नहीं ये तो रिसर्च तो सब पे चल रही थी। तो मेन प्रॉब्लम यही हुई कि मैंने वहां से डिस्ट्रैक्टर वर्ड को पिक नहीं किया। अब जब मैंने डिस्ट्रैक्टर वर्ड पिक कर लिया करेंटली, इट मींस मेरा फोकस होगा कि रिसर्च तो बहुत सारी चल रही है लेकिन अभी कौन सी चल रही है मुझे उसी को ही पिक करना है, और वो मेरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड थिंग, द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जिसके आगे हम यूज करते हैं द। जैसे कि अब मेरे पास एग्जाम्पल है, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज डैश। अब मेरे फोकस क्या रहता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे देखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो मैं पैसेज पे जाकर यही चीज फोकस करती रहती हूँ कि प्रॉब्लम किस चीज से सॉल्व होगी। अब हो सकता है वहां पे 3 या 4 तरीके दिए हो कि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इससे भी, और वो सारे मेरे ऑप्शन में भी हैं। अगेन कंफ्यूजन। सो मैंने वहां पे क्या किया, अगेन मैंने डिस्ट्रैक्टर वर्ड को पिक नहीं किया, दैट इज द बेस्ट। अब द बेस्ट मतलब
कि मुझे सबसे अच्छा देखना है, तो सबसे अच्छा वहां पे अब मेरे पास कंपैरिजन किया होगा कि ये भी है ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा ये है तो मैं सबसे अच्छे वाले को पिक करूंगी एज द करेक्ट ऑप्शन। देन इन सब चीजों के साथ साथ जो चीजें मुझे और ध्यान में रखनी है इज नो, नेवर, फॉरएवर, सम टाइम, ऑलवेज, ऑफन काइंड ऑफ वर्ड्स, ये भी मेरे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। एंड मार्क दिस थिंग दैट डिस्ट्रैक्टर्स सिर्फ क्वेश्चन में नहीं होते, डिस्ट्रैक्टर्स आपके ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसे तरीके ये चीजें वर्ड्स आपके ऑप्शंस में है तो उनमें भी इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि वहां पर भी ये उस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल। ओके, दीज आर सम क्वेश्चंस related to multiple choice questions, like आपको क्वेश्चन दिया हुआ है according to the passage मोनालिसा इज, सो नाउ 4 ऑप्शंस आर हेयर। अब मुझे पता है कि यहाँ पे दिख रहा है, मुझे मैंने एक जिस्ट ले ली कि मोनालिसा के बारे में बात हो रही है। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में ढूंढना है कि मोनालिसा क्या है। सो ऑप्शन ए मास्टरपीस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ आर्ट, अनदर पेंटिंग है, या द ओनली वे वर्क ऑन आर्ट। सो नाउ अब मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लिए हैं कि सिर्फ मास्टरपीस है, सिर्फ ऐसे ही कोई पेंटिंग है, या सबसे अच्छा आर्ट का पीस है, या सिर्फ एक आर्ट का ओनली कोई वर्क है। अब ओनली मेरा डिस्ट्रैक्टर यहां पर ऑप्शन में आया है। नाउ अब जब मैं पैसेज को देखूंगी, इसमें मुझे यहां लाइंस में मिला वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड इज दिस। सो अब यहां पर देखो, मुझे उसने पूछा था मोनालिसा है क्या चीज। अब ऐसा तो नहीं है द वेंस मास्टरपीस है ये उसका, ये चीज स्पेसिफाई नहीं की है कि ये उसका मास्टरपीस है, ठीक है, उसने बनाया है मोनालिसा, उसमें एक आर्टिस्ट, मतलब वो पेंटिंग उसके बारे में बनी हुई है। देन वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ आर्ट, ये चीज मुझे मेंशन की गई है कि हाँ वो सबसे अच्छा आर्ट वर्क है। जस्ट अनदर पेंटिंग तो नॉर्मल नहीं है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, तो मैं सी के थर्ड ऑप्शन के ऊपर अपना क्रॉस कर दूंगी। एलिमिनेशन मुझे बहुत ज्यादा ऑप्ट करना है ताकि मैं इस चीज को हटा पाऊं। विदाउट एलिमिनेशन मैं अपने ऑप्शंस में ही कंफ्यूज रहूंगी कि इसको डालूं या इसको नहीं। तो व्हेन यू आर डूइंग एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, तो जो आपको पक्का है, श्योरिटी है कि ये वाला आंसर तो नहीं है, तो मैं उसके ऊपर पहले से ही क्रॉस लगा दूंगी ताकि मेरे क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वो पहले से ही एलिमिनेट हो जाए। देन द ओनली वर्क ऑन द आर्ट, सो सिर्फ इकलौता वर्क भी नहीं है, इसके जैसी और भी बहुत सारी बनी है, तो फोर्थ भी कट। अब नाउ व्हेन आई हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो कह रहा है द वेंस मास्टरपीस है ये, या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द आर्ट है। तो यहाँ इस लाइन से मुझे क्या क्लियर हुआ, ऐसा नहीं बोला कि ये उसका मास्टरपीस है, उसने नहीं बनाया है ये, सिर्फ ये मुझे दिखा रहा है कि वो वर्ल्ड का बहुत फेमस है। सो आई विल मार्क सेकेंड ऑप्शन एज द आंसर विच इज द करेक्ट वन। देन व्हाई डू पीपल वांट टू व्यू आर्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब लोग जो है आर्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही देखना क्यों पसंद करते हैं। अब ऑप्शंस है, दे कैन अप्रिशिएट आर्ट बेटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि वो आर्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सेकेंड, दे आर टायर्ड ऑफ व्यूइंग डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेट नहीं देखना चाहते हैं, बोथ ए एंड बी कि डुप्लीकेट नहीं देखना चाहते और ओरिजिनल फॉर्म को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो अब मैं नन ऑफ द अबव को तभी मार्क करूंगी जब मुझे ऊपर वाले किसी में से, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में नेगेटिव कुछ दिखेगा, या अगर मुझे दोनों ऑप्शंस में कुछ पॉजिटिव दिखता है तो मैं आंसर मार्क करूंगी बोथ ए एंड बी। नाउ लेट अस रीड कि लोग क्यों ऐसा करना पसंद करते हैं। लेट अस रीड फर्दर। नियरली एवरीवन हु गोज टू सी द ओरिजिनल विल ऑलरेडी बी फेमिलियर विद इट। जो भी ओरिजिनल चीज को देखने चाहते हैं वो ऑलरेडी उससे फेमिलियर होते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन से, बट दे एक्सेप्ट दैट फाइन आर्ट इज मोर रिवॉर्डिंगली व्यूड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, कि सबसे अच्छे तरीके से हम आर्ट को एक्सेप्ट करते हैं जब वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में होता है। सो नाउ अब यहां पर उसने मुझे डुप्लीकेट की कोई भी बात नहीं की है कि वो डुप्लीकेट नहीं देखना चाहते हैं, उसने सिर्फ ये बोला कि वो ज्यादा अवॉर्डिंग है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। तो आंसर जाएगा मेरा ए, दैट दे कैन अप्रिशिएट आर्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। फटाफट से इसको क्वेश्चन को, जैसे मैंने इनको रीड किया है, आपको ऐसे ही इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और ऑप्शंस को चेक करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ नॉवल एंड अ पेंटिंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। या नॉवल जो है दे हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द वे दे आर प्रिंटेड,
उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है नॉवेल्स को कि उसको कैसे प्रिंट किया गया है, और पेंटिंग में इट इज जस्ट रीडिंग द मीनिंग, सिर्फ हमें पेंटिंग में मीनिंग्स को रीड करना होता है। या ऑपोजिट है इसका, इन अ पेंटिंग दे हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द वे दे आर प्रिंटेड एंड इन अ नॉवल इट्स जस्ट रीडिंग द मीनिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो लेट अस रीड कि क्यों डिफरेंस क्या है एक नॉवल में और एक पेंटिंग के अंदर। सो हियर इज द लोकेशन। दिस माइट बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट, ये चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉवल जो है वो इवॉल्व हुआ है प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट आउट ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट। हम नॉवेल्स के अंदर बहुत सारी चीजों को अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, वाइल ऑयल पेंटिंग हैव ऑलवेज बीन प्रोड्यूस्ड एज यूनिक ऑब्जेक्ट, इसको हम यूनिक मान के चलते हैं। इन एडिशन इट कुड बी आर्ग्यूड दैट प्रैक्टिस ऑफ इंटरप्रेटिंग और रीडिंग each medium follow different convention. With novel the reader attend mainly the meaning of the word. novels के साथ वो सिर्फ मीनिंग के ऊपर फोकस रखता है rather than the way they are printed। मतलब नॉवेल्स के केस में वो केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करता है कि उसको कैसे प्रिंट किया गया है। तो यहां से मुझे समझ आया कि मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नॉवेल्स में वो कह रहा है केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है कैसे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मेनली मीनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन द वे दे आर प्रिंटेड। और डिफरेंस तो उन दोनों के बीच में है, क्योंकि उसने बोला दे फॉलो द ईच डिफरेंट कन्वेंशंस। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। नाउ द थर्ड वन, अब मुझे ये देखना है कि प्रिंटिंग में उसको ऑब्जर्व किया जाता है और नॉवल में सिर्फ मीनिंग, नॉवल में मीनिंग करते हैं, दिस इज करेक्ट। अब ये देखना है पेंटिंग के ऊपर वो क्लियरली चीजों को फोकस कर रहे हैं या नहीं। वेयर एज the reader of the painting must attend just as closely to the material form of mark or shapes in the picture as to many ideas they may simplify। तो it means वो किस तरीके से प्रिंट हुआ है उसके ऊपर फोकस आ रहा है। तो none of the above तो नहीं गया, क्योंकि पेंटिंग के अंदर मैं किस तरीके से उसको प्रिंट किया गया उस पर फोकस डाल रही हूँ, और नॉवेल्स में आई एम फोकसिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। सो माई आंसर फॉर दिस इज थर्ड वन। नाउ दिस इज a small exercise which you guys have to attempt, and आप इसको read कीजिए and then you have to answer, you have to submit your answers